स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सोलो प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात किया, एचयूएफ के बारे में बात किया, पार्टनरशिप के बारे में बात किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात किया, और अभी हम लोग जो बात करने आज जो बात करेंगे कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कुछ मेरिट्स हैं, प्रोप्राइटरशिप का कुछ मेरिट्स हैं, एचयूएफ के भी कुछ मेरिट्स थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टनरशिप के भी कुछ मेरिट्स थे, बट कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी है, जिसके वजह से अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है सो कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी लिमिटेशंस आपको दिखा, हमने पार्टनरशिप में जो लिमिटेशंस देखा, प्रोप्राइटरशिप में जो लिमिटेशंस देखा, उस सब को रिमूव करता है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज डिमेरिट्स अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ दे तो बाकियों में क्या था, लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टिकुलर बिजनेस करने के लिए फॉर्म नहीं होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन बिजनेस करने के लिए नहीं होता है, वहां पे इंटेंशंस होता है क्या करना, अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, वेलफेयर मोटो होता है, प्रॉफिट कमाना मोटो नहीं होता है। लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं तो उस केस में क्या कर सकते थे, बिजनेस हम या तो प्रोप्राइटरशिप से कर सकते थे, पार्टनरशिप या एचयूएफ। तो लिमिटेशंस है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो बहुत बड़ा डिमेरिट्स है। हम खुल के बिजनेस नहीं कर सकते हैं, अचानक से हमारे ऊपर बहुत बड़ी ऑब्लिगेशंस आ सकती है। तो इसके लिए बेस्ट सुटेबल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कंपनी फॉर्म होता है, कंपनी फॉर्म। अब कंपनी कैसे बनता है, ऑब्वियस सी बात है, जहां पे आपको सुविधाएं मिलेगी वहां पे कुछ ना कुछ लीगल कंप्लायंस होगा। तो कंपनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में जो लायबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। हम लोगों ने देखा जो कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है बड़े बिजनेस हाउस के लिए, फैक्ट्रीज बैठानी है, एक कार की फैक्ट्री बैठानी है, तो आप सोच सकते हैं कितने बड़ी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो एक सोल प्रोप्राइटर के बस की बात नहीं है, एक एचयूएफ के बस की बात नहीं है। आज रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, फिर भी ये लोग कंपनी फॉर्म किए हुए हैं, शेयर से जनरल पब्लिक का भी यहां पे पैसा लगता है। कंपनी, तो अब बात करते हैं कंपनी के बारे में, थोड़ी सी बात किया तो अब कंपनी जनरली टू टाइप्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट लिमिटेड एंड दूसरा होता है पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड एंड दूसरा होता है पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड के कंडीशंस में जनरल पब्लिक से पैसा नहीं लिया जाता है, बट जब पब्लिक लिमिटेड बोलते हैं तो वहां पे जनरल पब्लिक से पैसा लिया जाता है। आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर बार बार आप जनरल पब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल पब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं, ये जनरल पब्लिक होता कौन है? जनरल पब्लिक जब भी बात करे मीन्स एनीवन interested to make investment, he can do so, that is general public, आम जनता जिसको बोलते हैं। बट प्राइवेट लिमिटेड में जनरल पब्लिक कंपनी जो है सो जनरल पब्लिक से ऑफर नहीं कर सकती है। सर तो प्राइवेट लिमिटेड में पैसा कौन लगाता है? प्राइवेट लिमिटेड में जो पैसा लगाता है खुद तो लगाता है, रिलेटिव्स के द्वारा या डायरेक्टर्स के द्वारा या एम्प्लॉई के द्वारा पैसा लगाया जाता है प्राइवेट लिमिटेड में। बट पब्लिक लिमिटेड में जो पैसा लगता है, कैपिटल जो लगता है, वह पूरे दुनिया का लगता है। अब आगे आते ही कंपनी की खासियत के बारे में बात करते हैं। कंपनी जब जैसे ही इनकॉर्पोरेशन होता है, पहले तो थोड़ी सी ये बात करें कंपनी को लीगल रिकॉग्निशन से क्या मिलता है। देखिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब होता है तो उसे कानून की दृष्टि से लोगों का पब्लिक इमेज बहुत अच्छा होता है, उस पर लोग विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनी जो फॉर्म होती है
एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एक आप लोग लिखेंगे एमसीए। एमसीए का फुल फॉर्म लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यह भारत सरकार का एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसका अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं, आपको शेयर करता हूं कंपनी बनाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और इसके अंदर में रीजनल डायरेक्टर होते हैं और आरओसी होते हैं। आरओसी का फुल फॉर्म लिखिएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी का फुल फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, क्या जो आरओसी की ऑफिस कहां होती है? अगर बिहार में कंपनी बनानी है तो कहां जाना होगा, किसके पास जाना होगा, कहां पे एप्लीकेशंस करना होगा? तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जहां पे आरओसी लिख रहे हैं तो वहीं पे लिख लीजिए, प्रत्येक स्टेट, एवरी स्टेट के में एक आरओसी होता है। आपके स्क्रीन पे देखिए अभी जो आ रहा है एमसीए का, आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी देखिए ये मेरा लॉगिन आईडी है, संतोष कुमार यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं संतोष का है। अभी मेरे मान लीजिए जितने भी मैंने कंपनी बनाया है आज तक, उसका लिस्ट इधर को है लास्ट ईयर्स का, जैसे फ्लाईमैन फिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, किशोर पोली पाइप्स, पवन पावन कंस्ट्रक्शन, शोभंत इंफ्रा। तो एक कंपनी बनती है। यहाँ पे बनाने का जो स्पाइस प्लस, अभी आप लोग अपनी किताब में लिखेंगे, देखिए किताब में हो सकती है, जो भी बुक आप लोग परचेज करेंगे ये मत पूछेंगे सर स्पाइस प्लस कंपनी, आप लोग लिखेंगे कंपनी बनाने कैसे बनाया जाएगा, स्पाइस प्लस। पहले स्पाइस था, अभी हो गया स्पाइस प्लस। अभी यहाँ पे आप देखिए स्पाइस प्लस, ये कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है, ये नियम जो है सो कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। तो आप देख सकते हैं स्पाइस प्लस यहाँ पे दिख रहा होगा, स्पाइस प्लस। और एक और बता दो, नेम के लिए पहले रन सुविधा लिया जाता था, रन, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, सिलेबस में भी है, उस पर भी जाएंगे। रन का मतलब होता है दौड़ना नहीं, रन का मतलब होता है नॉलेज के लिए रखिए, रिजर्व यूनिक नेम, रिजर्व यूनिक नेम। जैसा कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण किया जाता है, वैसे ही कंपनी जब इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो पहले उसका नाम रखा जाता है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो जिसको राम श्याम मोहन घनश्याम रखना होता है वो रख लेता है। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में अगर नाम रखना होता है किसी भी कंपनी का, तो उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे नेम के लिए एप्लीकेशन देना होता है। जो मिलॉट मेरे को बताइए, मैं ये नाम रखना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई नाम पहले से, तो उसमें चेक कंपनी नेम भी करना पड़ता है। जो कोई कंपनी इस नेम से पहले से एग्जिस्टिंग तो नहीं है, अगर है तो वो नाम आपको नहीं मिलेगा।
तो रिजर्व यूनिक नेम है, यूनिक होना चाहिए, यूनिक वर्ड से ही आता है, वैसी कंपनी पहले से एग्जिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो कंपनी में हम लोगों ने सीखा, अगर किसी कंपनी का एक नाम आप देख रहे हैं तो पूरे इंडिया में एक ही वैसा कंपनी होगा, दूसरा उस नाम का नहीं होगा। और स्पाइस प्लस से डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब मैं ज्यादा इन में आपको इन्वॉल्व नहीं करूंगा, अब डायरेक्टली मैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पे चलता हूं। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ टेक्निकली अभी मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा था, समराइज करता हूं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पहली बात जो मैं कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसलिए इसका रिकॉग्निशन है। आज के डेट में जितनी भी कंपनियां बनती है उसका एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है। कहाँ होता है? ऑनलाइन। किसके पास होता है? एमसीए के पास होता है। और स्पाइस प्लस बोल के एक फॉर्म है, स्पाइस प्लस, स्पाइस मसाला नहीं, स्पाइस का मतलब होता है सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड इनकॉर्पोरेशन, स्पाइस प्लस अभी के द्वारा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। हम लोगों ने बात किया था सर एमसीए, एमसीए के बारे में बात किया था। जब अपन एमसीए के बारे में बात करता है तो एमसीए के अंदर में दो, एक रीजनल, जस्ट इसके नीचे आते हैं रीजनल डायरेक्टर। पूरे इंडिया को रीजनल डायरेक्टर लिखिएगा, आरडी रीजनल डायरेक्टर। पूरे इंडिया को 5 रीजन में बांटा गया है। मुंबई, दिल्ली मीन्स वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न। तो यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जस्ट नीचे रीजनल डायरेक्टर होते हैं और इसके नीचे होते हैं आरओसी। आरओसी का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, REIGSTRAR, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। यह अधिकारी होते हैं। आरओसी एक ऑफिस भी होता है और ऑफिसर को भी आरओसी कहा जाता है। आरओसी एक ऑफिस भी होता है एंड आरओसी प्रत्येक स्टेट में, एवरी स्टेट में एक आरओसी होता है। सपोज बिहार है, बिहार का आरओसी पटना में है। तो ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिया आपको। अब आगे चलते हैं खास कंपनी के बारे में, ये बनाने का तौर तरीके के बारे में बात कर रहा था। अभी अब मैं बात करता हूं कंपनी एक्चुअल में होता क्या है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चे आप लोग दोनों साइड जो मैं लिखा हूं इसको आपने कॉपी पे लिखने का प्रयास किया होगा। पहला वर्ड जो अब मैं कंपनी के बारे में बोलूंगा, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। जी, मैं बता रहा था कंपनी बनाने के लिए क्या होते हैं, रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जनरल पब्लिक हो सकता है। तो जैसे ही मोर देन 2 पर्सन्स हुआ तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। तो कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन से बनता है।
दूसरी बात, कैरिंग आउट बिजनेस, कंपनी बिजनेस करने के लिए बनाई जाती है और इस कंपनी को एक लीगल स्टेटस मिलता है। तो तीन बात, एसोसिएशन ऑफ पर्संस कैरिंग आउट बिजनेस, लीगल स्टेटस, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में इन लोगों का लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट नहीं होता है, बट कंपनी वाले केस में मेंबर अलग होता है और कंपनी अलग होता है, दोनों की अपनी लीगल अस्तित्व होता है और इसीलिए कंपनी को कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्संस, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्यों सेपरेट लीगल एंटिटी है समझिएगा। मिस कंपनी जब बनती है उसको एक नाम दे दिया गया, जैसे हम जन्म लिए तो मेरा नाम दे दिया गया, कंपनी भी जन्म लिया तो एक नाम दे दिया गया, वो लीगल आर्टिफिशियल हो गया। जैसे हम जन्म लिए तो हमारे पास प्रॉपर्टी खरीदेंगे या कमाएंगे, वैसे ही कंपनी अपने नाम में प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कमाएगा तो अपना शेयर रख सकता है। तो इस तरह से तीन बात सीखा, एसोसिएशन ऑफ पर्संस होता है, बिजनेस के लिए होता है, लीगल स्टेटस होता है और आर्टिफिशियल पर्संस होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। इतना बात सब वर्ड सुन के जाइएगा, समझ के जाइएगा, इस पे कोई डाउट लेके नहीं जाना। कंपनी में इतना बात अगर आप लोग समझ लेते हैं, जो कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्संस होता है, बिजनेस के लिए होता है, इसका खुद का लीगल स्टेटस होता है, आर्टिफिशियल पर्संस होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। आगे परपेचुअल सक्सेशन, एक वर्ड जो अभी मैं बात करने जा रहा हूं, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, सक्सेशन मतलब एक के बाद एक, मतलब सक्सेशन मींस एसेट्स किसी को सक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मींस कंटिन्यूटी। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया जी। परपेचुअल सक्सेशन कहने का मतलब होता है, इसको डिफाइन करने से पहले, इसको समझाने से पहले हम चाहेंगे आपको पहले समझा दे, जो एक मिनट, हम आपको इससे पहले ये समझा दे, हम लोगों ने बात किया था पार्टनरशिप में, प्रोप्राइटरशिप में हम लोगों ने ये कहा था अगर सोल प्रोप्राइटर मर गया तो बिजनेस खत्म हो गया। पार्टनरशिप में भी कहा था अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो क्या होगा, पार्टनरशिप समाप्त हो सकता है। बट कंपनी वाले केस में ऐसा नहीं है। एडवांटेज क्या है, इसको एक लाइन में लिखिएगा, परपेचुअल सक्सेशन, ए मेंबर में कम एंड ए मेंबर में गो बट द कंपनी कैन कंटिन्यूज फॉरएवर। किसी मेंबर के मरने से, आने से, जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी पे। कंपनी की जीवन लगातार चलती रहती है, कंटिन्यूअस रहता है, कंपनी कभी मरता नहीं है। एक ही पल मरता है, एक ही वक्त मरता है या मारा जाता है जब कंपनी, ऐसा लगता है जो कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशंस में नहीं चलाया जा सकता है, तो हम लोग एमसीए को अप्लाई करते हैं जो अब इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, और उस कंपनी को भी बंद करने में एक लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या है, एक व्यक्ति मर गया जो प्रोप्राइटर है बिजनेस का, तो वह समाप्त हो जाएगा, एंड कर जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगी उसकी अस्तित्व। पार्टनरशिप में भी कुछ ऐसा ही है, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट होने से, डेथ होने से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है और बिजनेस समाप्त हो जाता है। बट कंपनी के केस में बहुत बड़ा एडवांटेज है परपेचुअल सक्सेशन। इस वर्ड को समझिएगा, पूछता है आप लोगों के एग्जाम में, व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन, इंपैक्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर आएगा, मरेगा, जाएगा, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं कॉमन सील। देखिए कंपनी में बच्चों थोड़ा सा, कंपनी में क्या होता है, कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। कॉमन सील आपकी किताब में आज भी लिखा हुआ है, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक बता दूं, 2015 आप लोग नोट कर लेंगे, 2015 या नॉलेज को थोड़ा सा इधर को रख सकते हैं तो रखेंगे। 2015 से पहले कॉमन सील मस्ट था, कंपलसरी था, सारे कंपनी को एक कॉमन सील मस्ट है। सर कॉमन सील क्या है पहले वो तो बताइए, वही बता रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं एक आर्टिफिशियल पर्सन सिग्नेचर नहीं कर सकता, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, लेकिन जो नेचुरल पर्सन है वो सिग्नेचर कर सकता है। अब कंपनी तो क्या है, लीगल पर्सन हो गया, सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब कोई भी काम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट डील करेगा उसको तो साइन करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा जी।
तो आर्टिफिशियल पर्सन सिग्नेचर कर नहीं सकता है, तो उसके लिए कॉमन सील की प्रावधान है। एक तरह का सील होता है, एक तरह का जो लीगल डॉक्यूमेंट पे एफेक्स किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन सील। तो 2015 तक कॉमन सील मैंडेटरी हुआ करता था, बट अभी ऑप्शनल कर दिया गया, मे कर दिया गया। वर्ड हैज बीन यूज्ड एज मे। कॉमन सील कंपनी के पास तो दूसरा सील वगैरह है, उसके द्वारा कंपनी जो है सो तो उसके अदर डॉक्यूमेंट के द्वारा, अदर सील के द्वारा लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया जा सकता है। तो कंपनी के पास क्या होना है? आर्टिफिशियल पर्सन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है एंड कॉमन सील होता है। और कंपनी को गवर्न किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013। सर क्या 2013 से पहले कोई कंपनीज एक्ट नहीं था? कौन गवर्न करता था? तो उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956, 1956। तो आपके मन में एक सवाल आए ना आए, आप पूछ सकते हैं मेरे से, सर 1956 और 2013 के बीच में ऐसा क्या हुआ जो नाम बदल गया, कानून बदल गया? जी, हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, ये देश की जो पोजीशन थी उस समय में 1956 बनाया गया, और 1956 समझिए 1991 1995 तक बहुत ही अप्रोप्रिएट था, वह इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्पफुल था। बट सरकार को धीरे धीरे जब लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप कर गया, तो और इकोनॉमी ओपन हो गया, तो सरकार को लगा जो अब इंडियन इकोनॉमी को और बूस्ट करना है, तो कंपनीज एक्ट पुरानी वाली 1956 एक्ट है जो कहीं न कहीं डेवलपमेंट को रोकता है। तो अब की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, अब की जो परिस्थिति है, उसके हिसाब से कानून बनाई जाए, एंड उसके हिसाब से 2013 के हिसाब से कानून बनी। तो एक सवाल और भी है जो मैं अभी आपको बता दूं, क्या सर अचानक से सरकार उठी 2013 में और कानून बना दी 2013 में? क्या नहीं बाबू, कोई भी कानून बनाने से पहले एक कमेटी बनती है, और वह कमेटी कई सालों तक रिसर्च करती है। 8 से 10 साल लग गए होंगे। 2013 जब कानून आया, वह शुरुआती 2005 में कंसेप्ट बिल बोल के आया था, कंपनी बिल कंसेप्ट बिल बोल के आया था 2005 में, और कंटिन्यूअस उस पे पार्लियामेंट में डिबेट होता रहा और बहुत सारे बदलाव होते रहे, और लास्टली कंपनी एक्ट 2013 आया। एक और बता दें आपको हम, सर क्या कंपनी एक्ट 2013 में जो बातें लिख दी गई वह क्या फाइनल है? क्या उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है? क्या कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? हर कानून में, भारत के कानून में, हर लॉ में परिवर्तन किया जा सकता है, वह पार्लियामेंट के द्वारा, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कानून कौन बनाता है सर? ये भी बच्चे आप लोग सीख के जाइए, कानून कौन बनाता है? हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। एक अपर हाउस होता है और दूसरा लोअर हाउस होता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है वो लोअर हाउस होता है, और अपर हाउस होता है एमएलसी। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट का वहां पे रिप्रेजेंटेशंस होता है, और दोनों जगह से जब पारित हो जाता है तो लास्ट में प्रेसिडेंट साहेब का उस पे साइन होता है, तो वह कानून बन जाता है। पास होने बाद तक वह बिल का ही रूप रहता है, उसका नाम रहता है कंपनीज बिल, बट जब प्रेसिडेंट साहब का साइन हो जाता है तो उसका नाम हो जाता है एक्ट। तो ये सेंट्रल लॉ जब बनता है तो ऐसा होता है, जब स्टेट लॉ बनता है उस केस में गवर्नर साहब का साइन होता है। यह तो एक कानूनी प्रक्रिया था, कानून कैसे बनता है, ऑल्दो सब्जेक्ट में नहीं था, बट एज ए कॉमर्स स्टूडेंट मैं सोचा जो थोड़ा सा नॉलेज आपके पास हो जाए। पुनः मैं अब समराइज करता हूं जो आपको पढ़ना है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? एक नाम अभी अब सर ज्वाइंट स्टॉक क्यों कहते हैं इसको बारे में भी चर्चा आप कर दीजिए हमको। स्टॉक का मतलब होता है बाबू
सारे सामान को जब हम यहाँ देखो, एक सामान है, इसको लेके यहाँ पे डाल दिया, इस गोडाउन में डाल दिया, फिर इसको लिया, इसको भी डाल दिया, इसको लिया, इसको भी डाल दिया इधर को, इस सारे सामान को जब हम एक गोडाउन में डालते चले जाते हैं तो क्या होता है, स्टॉक होता है और ज्वाइंट। तो कंपनी में भी बच्चे कुछ ऐसा ही होता है, इसमें भी हर कोई अपना पैसा लगाता है इधर उधर से आके, और सारा फंड एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ज्वाइंटली जब एक्यूमुलेट होता है तो दैट इज कॉल्ड ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो शुरुआती दौर से चल रहा था, आज भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के नाम से यह बात चलती आ रही है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस होता है, मैं रिवाइज करा रहा हूं, रिकैप करा रहा हूं। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, इसका लीगल स्टेटस होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्संस होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होता है, और यह जो गवर्न होता है, मतलब इसकी कानूनी, मतलब कंपनी अगर बन गई तो इसे कंपनी के कानून में जो किताबें में जो बातें लिखी हुई है उसको मानते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी को चलाई जाएगी। लेकिन पार्टनरशिप के केस में, प्रोप्राइटरशिप के केस में, एचयूएफ के केस में ऐसा नहीं था। खासतौर से सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कोई कानून की बात ही नहीं थी, कोई कानून फॉलो नहीं करना पड़ता था। दुकान बनाना है बना लिए, अगर कोई जीएसटी लॉ अगर फॉलो कर रहा है तो जीएसटी का कानून ले लिए। बट कंपनी को सारी बातें कंपनी बनाने से लेके कंपनी समाप्त करने तक फॉलो करना पड़ता है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक्ट हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। अभी आपको मैं दिखाता हूं, आप देख सकते हैं यहां पे, देखिए एक्ट, कंपनीज एक्ट, तो इस तरह से, और रूल्स भी हैं, कंपनी रूल्स भी हैं। अब दूसरा सवाल पूछता, क्या शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है? जी, जो कंपनी में पैसा लगाता है वह शेयर होल्डर, वह कंपनी का क्या होता है, मालिक होता है। सर तो कंपनी में तो बहुत सारे मेंबर होते हैं, मैं भी कई कंपनियों का मेंबर हूं, टाटा कंपनी में भी शेयर होल्डर हूं, रिलायंस कंपनी में भी हूं, बीपीसीएल, एनसीएल, एनटीपीसी, आईओसीएल, गेल, भेल, बहुत सारी कंपनियां, बात करेंगे नवरत्न कंपनियां के भी बारे में बात करेंगे, एसबीआई बैंक, ये सारी कंपनियां हैं। तो क्या जो पैसा लगाता है वह ओनर होता है? हाँ जी, वो ओनर होता है। लेकिन सर कंपनी को कौन चलाता है? जैसा कि हम जानते हैं कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वह खुद से अपनी कंपनी को नहीं चला सकता है, इसलिए प्रावधान है यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चलाया जाता है। एक वर्ड सीख के जाइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होता है? कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, हम लोग जैसे शेयर होल्डर जो पैसा कंपनी में लगाते हैं, इसकी मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में किसी भी ऐसे बंदे को जो कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट मतलब दक्ष है कंपनी को चलाने के लिए, उसको अपॉइंट करते हैं, और जितने भी अपॉइंट होते हैं वह मिलके कंपनी को चलाते हैं। डे टू डे अफेयर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, रन किया जाता है। ओनर जो होता है इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, ओनर का इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, ओके, एंड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब ये क्या होता है इसको बारे में, शेयर, कंपनी में शेयर की बात होती है, क्यों होती है, इस चीज को समझाते हुए, आप लोगों की अकाउंट्स की क्लास 11:30 बजे से है, सर का अनाउंसमेंट तो मैं 10 मिनट पहले छोड़ना चाह रहा हूं, आज शेयर को बता के मैं छोड़ूंगा। शेयर क्यों कहा जाता है कंपनी में? कंपनी में जो भी शेयर होल्डर, ओनर को शेयर होल्डर कहा जाता है, शेयर होल्डर को ओनर कहा जाता है। शेयर वर्ड को समझाएंगे, और जो शेयर होल्ड करता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। अब देखते हैं किसी कंपनी में मान लीजिए 10 लाख, क्या 10 लाख कैपिटल लगाया गया या लगाया जाना है, और 10 लाख लगाया जाना है, और इसके मान लीजिए शेयर जो है सो 1 लाख यूनिट,
या एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है, तो कितना नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा बच्चों? 1,00,000 हो जाएगा क्या? एग्री? सारे बच्चे एग्री हैं? सारे बच्चे एग्री है? समझ में आया? अगर टोटल कैपिटल 10 लाख है, नंबर ऑफ शेयर अगर 1,00,000 है, नंबर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है, तो 1,00,000 नंबर ऑफ शेयर होगा। यस सर। ऑल स्टूडेंट एग्री? यस यस यस। ओके, थैंक यू। तो अब 1,00,000 शेयर हो गया, इसीलिए ये शेयर की बात है। अब कोई इसमें 1,00,000 शेयर हो गया, तो हो सकता है मेरे पास मान लीजिए जितना पैसा है, हमको पास 21,000 रुपया है, तो हम 100 शेयर परचेज कर लेंगे। तो हम 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं। किसी के मान लीजिए 25,000 रुपया है, 25,000 है, तो कितना शेयर खरीद सकता है? 2500। तो इसी से शेयर बना, जो जितना मतलब शेयर लगाएगा, पैसा लगाएगा, उतना का भागीदारी उसका हो जाएगा। तो स्मॉलर पार्ट में बटा हुआ है ना, छोटा 10-10 रुपया करके, 10-10 रुपया करके, जिसको जितना लेना है। किसी को एक, मान लीजिए किसी के पास 100 रुपया है, तो 10 खरीदेगा। मान लीजिए किसी का 10 रुपया ही है, तो एक शेयर खरीद लेगा। एक शेयर खरीद के भी वह कंपनी का मालिक बन जाता है। इस बात को नहीं भूलेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अब कंट्रोल कितना होगा वह इस बात पे डिपेंड करता है जो आपका उस कंपनी में कितना शेयर है। अब किसी का 51% शेयर, किसी ने 50,000 रुपया लगा दिया, मान लीजिए 10 लाख है, तो किसी ने अगर 5 लाख लगा दी, तो अब पूरी कंट्रोल उसके ऊपर हो जाएगी। अगर 51% से ज्यादा कंट्रोल होता है, तो वही कंट्रोल इस कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और यह जो शेयर होता है यह ट्रांसफरेबल होता है। क्या होता है? ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर। एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर सकता है। आज हम इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और किसी भी बच्चे को कोई सवाल है आज को लेके या प्रीवियस, तो पूछ सकते हैं। जी बच्चों, if any questions you may ask. समझने में आज को लेके कहीं भी कठिनाई है, कोई भी डाउट है? मैंने बहुत सारे परपेचुअल सक्सेशन या कॉमन सेल या कोई भी ऐसे वर्ड को लेके अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, आप शेयर के बारे में तो बताया, वो समझ में आया, सर एक्चुअली में शेयर है क्या? मीनिंग ऑफ शेयर? मीनिंग ऑफ शेयर वही मैं अभी मीनिंग, एक मिनट। आपके घर में कितने अंकल हैं? सर 4 अंकल हैं। दादाजी की प्रॉपर्टी रही होगी, अगर मानते हैं उसका 1 करोड़ वैल्यू हुआ, ठीक? तो अब आप उसमें कितने लोगों का शेयर है? 4 लोगों का। 4 में बट जाएगा, इक्वल, दैट इज शेयर। जब बड़े एसेट्स, जब बड़े प्रॉपर्टी छोटे छोटे प्रॉपर्टी में डिवाइड हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज शेयर। और यहाँ पे एक वर्ड आपको मैं पुनः दिखाना चाहूंगा, आपकी बुक में था, आप यहाँ पे देखिए, जो एक बड़ा कैपिटल है, यह कैपिटल जो है कंपनी का, वो डिवाइड जब स्मॉलर पार्ट्स में हो जाता है, इसी को शेयर बोलते हैं। जब बिगर पार्ट डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज शेयर। 10 लाख कंपनी की शेयर है, 10 लाख वैल्यू है कैपिटल का पूरी कंपनी की। अब एक शेयर की वैल्यू कर दी 10 रुपए, तो 1,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो सकता है। अब जो लोग जितना जितना शेयर में पैसा लगाएंगे, उतनी उतनी उसकी ओनरशिप होगी। क्लियर? व्हाट इज शेयर? समझ में आया? यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? कंफ्यूजन मत लेके जाइए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं बच्चे, आप एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, वेलकम है।
और अभी कंफ्यूजन से नहीं रखेंगे, आगे चल के आप स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी आज के डेट में कंफ्यूजन लेके जाएंगे, वो कंफ्यूजन आपको कहीं ना कहीं आपके करियर को, आपको आगे बढ़ने में, ग्रोथ में रोकेगा, बाधा पहुंचाएगा। तो पढ़िए भी, खुल के सवाल पूछिए, और सवाल जब नहीं पूछे तो फिर क्या मीन्स क्लास अटेंड करने का थोड़ा सा पर्पस मुझे लगता है, डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी ढंग का डाउट नहीं होना चाहिए। कोई क्वेश्चन रोहित? यस सर, जो कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो क्या लिमिटेड होते हैं, या ऐसा होता है कि जितना लोग चाहे उतने इन्वेस्टमेंट कर उतने ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं? ओके, अभी मैं अकाउंट्स के क्लास में जब आप पढ़ेंगे, नहीं अभी आपको नहीं पढ़ना है अकाउंट्स की क्लास में, वो चीज 12th में पढ़ना है। कंपनी में जो शेयर का कंसेप्ट होता है, एक ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में आगे जब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है, एट दैट टाइम ऑथराइज्ड कैपिटल मींस मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी रेज कर सकती है वह मेंशन होता है। जैसा कि मैंने कहा, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे रजिस्ट्रेशन होता है, तो एमसीए जो है फीस लेती है, एक फीस लेती है, वह फीस का जो पैमाना होता है वह ऑथराइज्ड कैपिटल के बेस पे सरकारी फीस लिया जाता है। जैसा कि जमीन की रजिस्ट्री होती है, उस केस में जमीन की जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू दैट रजिस्ट्रेशन फीस लगता है। वैसे ही कंपनी बनाने में जो सरकारी खर्च है वह लगता है कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल के बेस पे। तो कंपनी जब बनती है तो नाम रखा जाता ही है, साथ साथ कंपनी यह भी डिसाइड करती है जो कितना कैपिटल की जरूरत पड़ेगी उसको, और उसके अकॉर्डिंगली एज पर रिक्वायरमेंट वो अपना ऑथराइज्ड कैपिटल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस एक डॉक्यूमेंट होता है जो आज मैं चर्चा नहीं किया हूं, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा। किसी भी कंपनी को बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस दो डॉक्यूमेंट होते हैं। एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में 5 बातों का मेंशन होता है, नेम का मेंशन होता है। आज नहीं, छोड़ देता हूं क्योंकि आपकी जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। आपका एक बार सवाल फिर से पूछेंगे, आप एक बार सवाल फिर से पूछेंगे? जो कंपनी के जो बस 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 आपका पूछना ये था जो कैपिटल कितना कितना हो सकता है, ऑथराइज्ड कैपिटल इतना, आपने जितना शुरुआती दौर में ऑथराइज्ड कैपिटल फिक्स किया है उतना ही कैपिटल रेज कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल, सर क्या आगे चल के मान लीजिए 10 साल के बाद कंपनी की औकात बड़ी हो गई है, बड़ी सी फैक्ट्री लगानी चाहती है, तो क्या ऑथराइज्ड कैपिटल वही रहेगा या चेंज हो सकता है? चेंज हो सकता है। उस केस में कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है, लीगल कंप्लायंस होता है, उसको पूरा करके कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? यस सर। ओके, अब 2 चीज और बता दे आपको, ऑथराइज्ड कैपिटल का फिक्सेशन कैसे होगा। कैपिटल का फिक्सेशन, आपको मान लीजिए पान का दुकान करना है, मेरे को पान का दुकान करना है, कंपनी बना के करना है, तो पान के दुकान के लिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख बहुत बड़ा बात हो गया। अब लगाना है 4 चक्का गाड़ी का जो है सो फैक्ट्री लगानी है, तो अब वहां पे सोच सकते क्या ऑथराइज्ड कैपिटल रखना पड़ेगा, क्या कैपिटल रखना पड़ेगा। तो वो डिपेंड्स करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ द फर्म, उसके ऊपर कितना कैपिटल लगाना है आपको डिपेंड करता है। आप मान लीजिए 4 चक्का की फैक्ट्री लगानी है, उसके हिसाब से कैपिटल लगाना होगा ना उसमें, तो उसके हिसाब से ऑथराइज्ड कैपिटल रखना होगा, उसके हिसाब से पेड अप कैपिटल आएगा, उसके हिसाब से सब्सक्राइब्ड कैपिटल आएगा। मैंने कई ऐसे नाम लिए जो बच्चा अभी चर्चा में नहीं किया था, आपने सवाल पूछा इसीलिए मैं जवाब दिया। बट नेक्स्ट क्लास 2-4 क्लास होते होते कंपनी के बहुत सारे जो शब्द है उस शब्द पे हम चर्चा करते रहेंगे और उसको लेके क्लैरिफाई करते रहेंगे। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। ओके, रतन प्रिया, इशिता, निशांत, पल्लवी, आप लोग के पास कोई क्वेश्चंस नहीं है? सारा समझ में आ रहा है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है? तो देखिए चैप्टर जैसे ही फिनिश होगा तो हम लोग टेस्ट भी लेंगे, ऑनलाइन ही टेस्ट होगा तो ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। आपका टाइम भी 11:30 से आप लोग का क्लास होगा, अकाउंट्स का रिविजन्स क्लास है आई थिंक, तो आप लोग सीरियसली अटेंड कीजिए उसको, इसलिए मैं क्लास को अभी यहीं पे ओवर करता हूँ। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।